नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आखिरकार महाराष्ट्र की तस्वीर साफ हो गई, शपथ ग्रहण पूरा हो गया। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री, अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस फंस भी गए हैं। जी हां, ताज तो उनके सिर पर सज गया है, लेकिन कांटों भरा है। अब कांटों भरा कैसे है, यह समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। बहुत बहुत स्वागत है पंकज जी। शपथ ग्रहण हो चुका है, तस्वीरें साफ हो गई, तमाम लड़ाई, तमाम बयानों के बाद कट एंड क्लियर अब तस्वीर सामने है महाराष्ट्र की। लेकिन देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने के बाद भी उनका ताज कांटों भरा क्यों है, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए रोहित, आज ही शपथ लिया है, मैं रंग में भंग नहीं डालना चाहता, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो कि महाराष्ट्र की जनता को बतानी जरूरी है। अब 3-4 मुद्दे हैं इस सरकार के साथ जिस पर आम जनता को भी नजर रखनी होगी। चुनाव के दौरान बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे महायुति की तरफ से जी। उसमें सबसे बड़ा वादा यह था कि जो लाडली बहना योजना है उसकी जो समान राशि अभी 1500 रुपए ये दे रहे थे, उसे बढ़ाकर 2100 रुपए प्रतिमाह कर देंगे हम। तो सबसे पहले जनता की उम्मीद तो यही है कि ये समान राशि बढ़ाएंगे, हर महिला को हर महीने 2100 रुपए मिलेंगे अब। तो महिलाओं को उम्मीद है। दूसरा, इन्होंने जो बड़ा वादा किया था वो ये था कि जो किसान सम्मान निधि ये देते थे ना, वो हर महीने 12,000 अभी दे रहे थे, उसे बढ़ाकर हम 15,000 कर देंगे। तो ये भी देखना है कि कब लागू करते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने तो कहा था कि पहले कैबिनेट में लागू कर देंगे। अब समझिए इस चीज को, महाराष्ट्र जो राज्य है अभी 7.82 लाख करोड़ के कर्जा में है। 7.82 लाख करोड़। इस कर्ज के अलावा ये जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, हर महीने 2100 रुपया महिलाओं को देना और किसानों को 15,000 रुपए सालाना देना, ये कहां से पैसे आएंगे? और उस राज्य में जहां इतना बड़ा वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। तो ये मुख्यमंत्री जो देवेंद्र फडणवीस हैं, उन्हें इस चीज को देखना होगा कि कैसे हर इंसान तक पहुंचता भी है योजना का लाभ और महाराष्ट्र पे और ज्यादा कर्ज का बोझ ना पड़े। दूसरा जो बड़ा चैलेंज होगा अभी तुरंत, वो होगा बीएमसी इलेक्शन आने वाला का चुनाव। जी, उसका जिक्र बहुत हो रहा था पंकज जी। बीएमसी चुनाव समझाएं किस तरीके से वो चुनौती होगी। उससे पहले मैं ये बताना चाहूं कि उद्धव ठाकरे भी अलग लड़ने का प्लान कर रहे हैं बीएमसी का चुनाव और हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने का। उन्होंने एक तरीके से ऐलान कर दिया है। एक मीटिंग उनके यहाँ भी हाल फिलहाल में फिर होनी है और फिर उसके बाद चीजें तय हो जाएंगी। अगर उद्धव अकेले लड़ रहे हैं और हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ रहे हैं तो चुनौती और बढ़ेगी। समझाइएगा बीएमसी चुनाव कितनी बड़ी चुनौती होगी फडणवीस के लिए। देखिए, बीएमसी बहुत महत्वपूर्ण है। सालाना 60,000 करोड़ का बजट है इसका, बृहन मुंबई महानगर पालिका का जी। 60,000 करोड़ हर साल। इतना बजट तो कई राज्य सरकारों का भी नहीं, जो स्टेट असेंबली में हम करते रहते हैं ना कि यहां पे ये सरकार बन गई, वहां पे देशों का नहीं होगा। तो मुंबई में सरकार बनाना यानी बीएमसी का जो चुनाव जीतना अपने आप में किसी विधानसभा चुनाव जीतने से कम नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात कि मुंबई में जो पार्टी राज करती है उसका महाराष्ट्र के बाकी इलाकों में अपने आप दबदबा बढ़ता जाता है, क्योंकि राजधानी है वहां, जिसका दबदबा यानी महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो ये मिनी असेंबली इलेक्शन होगा इस विधानसभा चुनाव के बाद और भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती रही कि वो अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर सके। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए कि एकनाथ शिंदे ने एक ऑफर दिया था भारतीय जनता पार्टी को, बीएमसी तक हमें, बीएमसी चुनाव तक हमें सीएम बने रहने दीजिए। हाँ, कि एकनाथ शिंदे का कहना था कि देखिए मुंबई इलाके और कोंकण इलाके में हमारी पार्टी यानी एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसका अच्छा खासा होल्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये पूरी की पूरी पार्टी ही कोंकण और मुंबई की है। कोंकण मतलब 5 जिले, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई और ठाणे। इस पूरे पट्टी को कोंकण पट्टी बोला जाता है। तो मुंबई ठाणे में अगर स्ट्रांग होल्ड है एकनाथ शिंदे का, तो इनका कहना था कि मुझे बना रहने दीजिए सीएम, और जब जीत जाएंगे हम लोग उसके बाद आप बीजेपी का सीएम दे दीजिएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो विदर्भा से आते हैं, तो एक लोकल सेंटिमेंट भी वहां रहेगा।
इस बात को नहीं माना भाजपा ने। अब अंदर ही अंदर एक नाथ शिंदे और उनकी पार्टी भी मना रही होगी कि बीजेपी बीएमसी का हार जाए, इससे उनकी सेहत पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक नाथ शिंदे की पार्टी के मौका मिल जाए कहने को हो जाए कि हाँ कि मैंने कहा था ना कि बनाए रखिए, आप तो खुद ही काबिल बन रहे थे। विदर्भा के आदमी को मुख्यमंत्री बना दिए तो मुंबई वाले क्यों वोट देंगे उसको, और मुझे लग रहा है के लोग क्यों देंगे। मुझे लग रहा है पंकज जी अगली चुनौती सबसे बड़ी यही होगी एक नाथ क्या कहते हैं देवेंद्र फडणवीस के लिए, कि साथियों को साथ कैसे लेकर बिल्कुल। और आपने जिस पॉइंट की ओर बोला कि आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे अगर हिंदुत्व के प्लैंक पे लड़ते हैं और अलग लड़ते हैं तो किसका वोट काटेंगे, वो कहीं ना कहीं महायुति का ही हिंदुत्व वाला वोट काटेंगे। बिल्कुल। तो जो हिंदुत्व वाला वोट है उसके 3 हिस्सेदार, एक नाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे। लेकिन जो हिंदू विरोधी वोट है वो तो कांग्रेस एनसीपी एक साथ रहेंगे, तो वहां उनको फायदा पहुंचने का चांस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा चैलेंज है बीएमसी जीतना। बिल्कुल। तीसरा जो बड़ा चैलेंज है वो है मराठा राजनीति। हर किसी को पता है कि महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का 28% मराठा है, कुल जनसंख्या का 28%। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, और वहां का जो इतिहास है महाराष्ट्रियन सोसाइटी में जब आप जाइएगा तो वहां एक पेशवा को लेके मराठाओं के मन में एक अलग से वहां फीलिंग्स है। मतलब ब्राह्मणों को नहीं पसंद करते वो जो मराठा है। मराठा को लगता है कि हम हैं शिवाजी के असली वंशज, हमें राज करने का अधिकार है, हमारी संख्या है, हमारे पास पैसे का ये हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास बाहुबल है, फिर ये ब्राह्मण क्या क्यों राज करेगा। और जरांग पाटिल जो हैं, जो मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर अनशन पे बैठे थे, उनकी तो पूरी की पूरी खुन्नस ही देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ है। बिल्कुल। वो मराठों को एकजुट कर ही रहे थे ब्राह्मण देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि 41 सीटें हैं विधानसभा की जहां पे ये मराठा लोग इन्फ्लुएंस रखते हैं। उन 41 सीटों में 37 सीटें महायुति जीती है जी, और उसे रिटेन करना है। और एक नाथ शिंदे की पार्टी ये भी चाहती थी, और शरद पवार की भी पार्टी ये चाहती थी कि किसी मराठा को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि आज तक कांग्रेस जब रही तो मराठा को ही मुख्यमंत्री बनाती रही है। चाहे वो विलासराव देशमुख हो, अशोक चौहान हो, चाहे शरद पवार हो, यशवंतराव चौहान हो, जो भी कांग्रेस से बना है तो मराठा को वहां लगता है कि ये तो हमारा राज था। ये हरियाणा में जाटों की तरह है, जाटों को लगता है कि हरियाणा तो हमारा था, लेकिन ये कैसे कोई खट्टा रह सकता है या कोई सैनी आके यहां राज कर सकता है। यही हाल महाराष्ट्र में भी है। तो इसे समझना होगा। चौथा और आखिरी और लेकिन महत्वपूर्ण है जी, इनके 2 पार्टनर हैं जिससे यह महायुति सरकार चल रही है। दोनों ने मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, बड़े मंत्रालय के लिए एक ने अपनी पार्टी को तोड़ा और मुख्यमंत्री बने भी। एक नाथ शिंदे की बात कर रहा हूं। अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन इच्छा तो है ना कि बने, तो आए तो थे मुख्यमंत्री बनने। दूसरी ओर अजीत पवार देखिए, अजीत पवार तो अपने चाचा के साथ थे, तब भी हर सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, और फाइनेंस मिनिस्ट्री तो तब भी था जब वो महाविकास अघाड़ी में थे। तो महायुति में आने से उनको क्या फायदा हो। वो तो इसलिए आए थे ना कि उप मुख्यमंत्री तो मैं रह ही रहा हूं जी, कोई ऐसा मौका मिले कि जिसमें मैं मुख्यमंत्री बन सकूं। वहां अपने चाचा के चलते नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उनके चाचा ने सुप्रिया सुले यानी अपनी बेटी को अधिकार दे रखा, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो वो सोचे कि वहां तो मेरी दाल गलेगी नहीं, तो अपना स्वतंत्र लेके चलते हैं। लेकिन इच्छा तो वही है मुख्यमंत्री। तो एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है और 2 इच्छाधारी मुख्यमंत्री, मतलब इच्छा रखते हैं, इच्छाधारी मतलब वो नहीं समझिए। दोनों की इच्छा है महात्मा का इच्छा से ही मैंने जानबूझ के बोला वो जी। तो ये दोनों की इच्छा है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। अब राजनीति में कौन सा ऊंट किस करवट बैठे, कब समीकरण बदल जाए, कब इनको लगे कि मेरा चांस लग सकता है, कब पलटी मारे। महाराष्ट्र की राजनीति में तो कोई नई बात है नहीं। बिल्कुल, चाचा को छोड़कर आए, कभी चाचा के साथ चले जाएंगे। हाँ, हमने तो महाराष्ट्र की राजनीति में देखा कि शाम को ब्रेकिंग न्यूज ये है कि शपथ लेने वाले हैं, और मतलब कि दूसरे तरफ से, और सुबह अखबारों में कुछ और छप रहा है। सुबह आंख खुली तो पता लगा शपथ सीएम कोई और दिख गया, लेकिन वहां पे कभी कुछ भी हो सकता है। और ये दोनों इस चीज के मास्टर हैं। माया नगरी है ना, दोनों माया नगरी में कभी पर्दे पर कुछ भी हो सकता है।
तो देवेंद्र फडणवीस को, इन दोनों मायावी को भी अपने साथ भी रखना है और कंट्रोल में भी रखना है। बिल्कुल। और इतना भी नहीं उन दोनों को खुश करना है कि कल को माथे पे सवार हो जाए। बिल्कुल, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश वाला हाल मुझे लग रहा है कि नहीं करना होगा। मैं उत्तर प्रदेश नहीं, पे नहीं। आ रहा, कनेक्ट कर रहा था मैं थोड़ा, अगर आप हाँ। समझा सके तो। क्या जिस नहीं, तरीके से मायावती- खींचतान रही लोकसभा मायाव- जी पंकज जी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ सरकार बनाई थी, हाँ। 2 बार। हाँ वो भी सहयोगी दल थी। तो एक बार तो 2.5 साल का फॉर्मूला पे हो गया, मायावती पहला 2.5 साल बन गई, जब बाद का नंबर है तो बोले तू कौन। रास्ता दिखा दी कि चलो अब हो गया मेरा काम। हाँ। लेकिन मैं अभी की स्थितियों में समझना चाहूंगा खुद बीजेपी के अंदर का। यूपी में जिस तरीके से हुआ, कोई कितना भी नकार ले, अंदर खाने चीजें थी, वो सेटल हुई धीरे धीरे करके आरएसएस की एंट्री के बाद। क्या उसी आधार पर देवेंद्र फडणवीस भी आगे बढ़े हैं? फडणवीस और योगी की जोड़ी को बहुत सराहा जा रहा है। क्या कुछ ऐसा गैप तो नहीं आ जाएगा दिल्ली और महाराष्ट्र के बीच में जिसे संभालना पड़ जाए फडणवीस को? नहीं, इस चीज से आप समझिए ना, देश का सबसे बड़ा राज्य संख्या के लिहाज से, चाहे सांसद या विधायक, उत्तर प्रदेश है। वहां एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो तथाकथित तौर पे केंद्र का डिक्टेट नहीं मानता, मतलब जो सही बात है वो मानेगा, लेकिन नो बोल सकता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन? सांसद के लिहाज से महाराष्ट्र, और रिसोर्सेज के लिहाज से भी वहां भी एक ऐसा आदमी रहेगा जो कि नो कह सकता है, जिसकी अपनी रीढ़ है। दोनों मामले में आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में भी केंद्र की पसंद, या केंद्र में नहीं बोलूंगा, लेकिन एक खास वर्ग की पसंद योगी आदित्यनाथ नहीं थे, और उसी खास वर्ग की पसंद देवेंद्र फडणवीस भी नहीं है। अब इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा रिसोर्सेज मेरे अपने आदमी के पास नहीं हो तो छटपटाहट तो होती ही है। अब चलो उत्तर प्रदेश से तो किस तरह संतोष कर लिया कि वहां से माल मटेरियल नहीं पहुंचेगा, लेकिन महाराष्ट्र भी नहीं पहुंचेगा, ये किसने सोचा था? वो तो आर्थिक एक धोखा आदमी खा ले, हाँ, दूसरा भी अगर आर्थिक रूप से नुकसान सह ले तो आखिर कब तक? बिल्कुल, अब देखना तो यही उस सिस्टम के जो लोग हैं, वो तो चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस किसी न किसी तरह पद से हटे ताकि मेरा आदमी बैठे। लेकिन दोनों आरएसएस के फेवरेट हैं, इसीलिए मुझे लग रहा है कि स्थितियां बरकरार रहेंगी, अच्छी रहेंगी। और आखिरी पॉइंट मैं बता रहा हूं, जो एक अंतिम विषय जिसपे बहुत कम लोग चर्चा करते हैं, वो आर्थिक है। हाल के दिनों में बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि महाराष्ट्र से उठकर गुजरात चले गए। हाँ, जैसे वेदांता वाला प्रोजेक्ट था, 22,000 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट था, और वो सीधे उठ के चला गया गुजरात। तो आरोप ये है, और महाविकास अघाड़ी के भी दल ये आरोप लगाते रहे कि ये बीजेपी की जो महाराष्ट्र वाली सरकार है, ये तो गुजरात के हाथों बिकी हुई है। हमारे यहाँ के बड़े बड़े प्रोजेक्ट कंपनियों और गुजरात को महाराष्ट्र में कैसे रोकना है, ये बड़ी चुनौती फडणवीस की। हाँ, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और क्योंकि गुजरात विपक्षियों का नहीं है, गुजरात अपनों का है, और उनका है जो आपके सर्वे सर्वा है। बिल्कुल, और आरोप लगेंगे कि आप भाजपा के सरकार हैं, आप जानबूझ के गुजरात के हाथों महाराष्ट्र के इज्जत के आबरू को गिरवी रख रहे हैं। बिल्कुल, इन तमाम चीजों को फडणवीस को समझना होगा, और ये तमाम चुनौतियां, इसीलिए हम कह रहे हैं कि शपथ ग्रहण तो हो गया, सब कुछ अच्छी तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन जो ताज पहना है देवेंद्र फडणवीस, वो कांटों भरा है, और उस कांटे को कैसे देवेंद्र फडणवीस निकालते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बाकी उम्मीद यही कि 5 साल तक अच्छे से सरकार चलेगी। फिलहाल पंकज जी चर्चा में जुड़ने के लिए और एक एक पॉइंट समझाने के लिए कि देवेंद्र फडणवीस के लिए चुनौतियां क्या हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को विस्तार से समझ में आ गया होगा। अब आपकी राय है कि आपको ये चर्चा कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।